है भाई आप लोग? सेठ, ये देख के भी समझ नहीं आ रहा कि कौन है हम लोग। आप लोग को क्या चाहिए भाई? सीधी शराफत से अलमारी की चाबियां बता कहाँ है? अलमारी की चाबी? अलमारी में कुछ भी नहीं। लगता है बुड्ढे तुझे प्यार की जबान समझ में नहीं आती, बताता या फिर? मुझे मत मारो भाई, मुझे मत मारो भाई। देख सेठ, शराफत से बता कि केश और जेवरात किधर रखे तूने, या गोली चलाओ। भाई उस अलमारी में देख लो कुछ, वो अलमारी में देख लो भाई। मेरा नाम शम्सा है। मैं आज जेल की 4 दीवारी में अपने जुर्म की सजा के दिन काट रही हूँ। मैं एक बहुत ही बुज़दिल और सादा सी लड़की थी, लेकिन आज एक डकैत लड़की की सूरत में आपके सामने हूँ। काश कि मैंने अपने शौहर आकिब के सामने हालात का रोना रोने के बजाय सब्र किया होता, फाका कशी का सूखा निवाला अपने हलक से उतार लिया होता, तो ना मैं आकिब को गवाती और ना यूं आपके सामने बैठ के अपने जुर्म की दास्तान सुना रही होती। मेरे जुर्म की दास्तान उस दिन शुरू हुई जब साद बुखार में तप रहा था। आकिब क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? पहले ही लोगों से इतना कर्जा ले चुके हैं कि अब कोई भी 1 रुपया उधार देने को तैयार नहीं। साद को बहुत तेज बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप प्लीज कुछ करें, आज तो डॉक्टर से दवाई दिला दे, कहीं कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। नहीं शम्सा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और मैंने ये हाथ किसके आगे नहीं फैलाया। आकिब ने अपने दोस्तों के सामने रो रो कर फरियाद की, औलाद की खातिर हाथ फैलाकर दोस्तों से भीख तक मांगी। यार देख, थोड़ी थोड़ी करके तू मुझसे बहुत रकम ले चुका है, अब तुझे देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। यार आमिर, कसम से मैं तेरी एक पाई लौटा दूंगा। मेरा बच्चा बुखार में तप रहा है, तो दवाई के लिए पैसे चाहिए यार, मैं कुछ कर यार। ओ भाई, मैंने खिदमत खल्क का बेड़ा नहीं उठा रखा, जाओ उसे किसी सरकारी अस्पताल ले जाओ। यार दवाई के लिए तो फिर भी पैसे चाहिए होंगे ना मुझे यार। तो किसी और से मांग लो, अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं यार, सही में से मत बोल यार मेरे भाई। सरी, बड़ी मजबूरी में तेरे पास आया हूँ यार, मेरा बेटा बहुत बीमार है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्यों आए? किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। यार डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अब मैं उस वक्त तक तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे पहले वाले पैसे वापस नहीं कर देते। ऐसा नहीं कि यार, मेरा बेटा मर जाएगा। मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। ऐसी बात नहीं कर रहा सलीम। आकिब, मेरे बच्चे का क्या होगा आकिब? आप प्लीज कुछ तो करें। नहीं, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा बच्चा।
कुछ नहीं होगा इसको, ठीक हो जाएगा। आकिब मुझे झूठी तसल्ली देकर एक बार फिर पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर चले गए। और मैंने एक बार फिर साद का बुखार कम करने के लिए उसके माथे पर पट्टियां रखना शुरू कर दी, लेकिन बुखार था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि साद को सांस ही नहीं आ रही। मैंने उसको हिला झुला कर भी चेक किया। साद, साद, साद बेटा, साद, साद आंखें खोलो बेटा, साद, साद उठो, साद। ये लो शम्सा, पैसों का इंतजाम हो गया है। आकिब, आकिब साद को सांस नहीं आ रही है। क्या? साद बेटा, बेटा साद आंखें खोलो, बेटा देखो बाबा आ गए, बेटा साद, 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 साद देखो पापा पैसे लेकर आए। साद उठो, अब तुम अच्छे हो जाओगे साद। फिर हम दोनों साद को लेकर अस्पताल भागे। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। साद ने रास्ते में ही हमारे हाथों में अपना दम तोड़ दिया था। पैसों का इंतजाम हुआ तो वो हमसे रूठकर हमारी 10 तरह से भी बहुत दूर चला गया। अगली रात मुझे अचानक ख्याल आया कि आखिर आकिब ने इतने सारे पैसों का इंतजाम किस तरह से किया। आकिब, एक बात तो बताओ, तुम्हें इतने सारे पैसे किसने दिए थे? बताओ ना आकिब, कहां से लाए थे तुम इतने सारे पैसे? क्या रास्ते से पड़े मिले थे? ये जालिम समाज है, यहाँ अपना हक लिया नहीं छीना जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वो पैसे किसी से छीन के लाए थे? हाँ शम्सा, मुझसे अपने बेटे की तकलीफ देखे नहीं जा रही थी। तुमने लूट के माल को अपना हक समझा? नहीं आकिब नहीं, अगर ये हमारा हक होता तो आज हमारा बच्चा हमसे जुदा ना होता। काश ये काम मैंने बहुत पहले कर लिया होता ना, तो आज हमारा बेटा हमसे जुदा ना होता। इसमें सिर्फ हमारा ही कसूर है। हमारी गुर्बत और अफलास का समाज में जिस तरह से मजाक उड़ाया, उसने हमें कुछ सोचने और कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों ने तो हमें चकनाचूर ही कर दिया था। आकिब ने लूट मार का काम शुरू कर दिया था और फिर उसने मुझे भी इस काम के लिए राजी कर लिया। हमें जिंदा रहना था, इसके बगैर अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। मजबूरी और बेकसी में इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उसने बहुत ही जल्द एक सेकंड हैंड बाइक भी खरीद ली। और फिर पहली मर्तबा जब मैं इस काम के लिए जा रही थी तो खौफ से मेरी टांगें कांप रही थी। फिर आकिब ने मुझे हौसला दिया और हम अपने पहले शिकार की तलाश में निकल पड़े। आखिर हमें अपना शिकार नजर आ गया।
और हम दोनों उस पर झपट पड़े। चलो अंकल। क्या हुआ? क्या बात है? चलो मैडम, जेवर निकालो अपना। क्या चाहते हैं आप? शमसा, जेवर लो इनसे। निकालो। अरे बीबी, क्या कर रही हैं आप? तुम क्या सोच रहे हो खड़े हुए हैं? बॉलीवुड और मोबाइल तो जल्दी। क्या हो गया आपको? मोबाइल दे, मोबाइल निकाल। मोबाइल तो छोड़ दो भाई। जल्दी कर, टाइम नहीं इतना हमारे पास। तो सीधा निकल ले, अगर पीछे मुड़ के देखा ना तो जान से जाएगा तू अपनी। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा और देखते ही देखते हमारे रंग ढंग भी बदल गए। अब मुझे भी इस काम में बहुत मजा आने लगा था। जिस तरह से इंसान खूब से खूबतर की तलाश में रहता है, उसी तरह से हमारी भी पैसों की हवस ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगी। अब हम दोनों एक लंबा हाथ मारने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या ख्याल है शमसा, आपको लंबा हाथ मारना चाहिए? ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन लंबा हाथ मारेंगे कहाँ और कैसे? इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक सेठ का घर है मेरी नजर में, अकेला रहता है, आराम से उस घर की सफाई की जा सकती है। तो फिर मेरी जान, इस काम में देर किस बात की? वो रात भी आ गई जब हम उस सेठ के घर पर डकैती करने पहुंच गए। कौन है भैया आप लोग? सेठ, ये देख के भी समझ नहीं आ रहा कि कौन है हम लोग। आप लोग को क्या चाहिए भाई? सीधी शराफत से अलमारी की चाबी बता कहाँ है? अलमारी की चाबी? अलमारी में कुछ भी नहीं है भाई। लगता है बुड्ढे, तुझे प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती। बताता या फिर? नहीं, मुझे मत मारो भाई, तुम मुझे मत मारो भाई। देख सेठ, शराफत से बता कि केश और जेवरात किधर रखे तूने, या गोली चलाऊं? भाई उस अलमारी में देखो, वो अलमारी में देख लो भाई।
हमारी बड़ी और कामयाब डकैती थी। एक डकैती के बाद हमें महीनों काम करने की जरूरत नहीं थी। बस डकैती में एक ही प्रॉब्लम थी, या तो हमारे हाथों से किसी की जान जा सकती थी या हमारी अपनी जान जा सकती थी। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए फिर हम कुछ और सोचने लगे। आकिब, ये घरों में डकैती मारने वाला काम बड़ा रिस्की है। हमारे हर काम में रिस्क ही रिस्क है, कहाँ तक बचेंगे? वो तो ठीक है, मगर मैं नहीं चाहती कि हम डकैत से कातिल बन जाएं। हाँ, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो। तो फिर तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? हम वही करते हैं जहां से हमने इस काम को शुरू किया था। उस काम में भी आजकल बहुत रिस्क है, पुलिस चौकन्ना हो गई है। हाँ, एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए इस काम को बंद कर देते हैं। अच्छा, तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? मैंने कुछ दिनों के लिए कहा है, हमेशा के लिए थोड़ी। अच्छा, जैसे मर्जी आपकी, हम तो ताबेदार हैं आपके। कुछ दिनों के लिए हमने लूट मार को रोक दिया और जो कुछ भी कमाया हुआ था उसे फरावानी से उड़ाने लगे। हमारा रोज रोज का बाहर आना जाना लोगों की नजरों में आ गया था। हम बस घूम फिर रहे थे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। जिन लोगों के सामने हम मुफलिस और कल्लाश हो चुके थे, आज वो हमारे ठाट बाट देखकर हैरान हो गए थे। इसी दौरान में हमने काफी कर्जदारों को भी निपटा दिया था, बस एक दो लोग बाकी रह गए थे। क्या हुआ शमसा? साकिब, अब हमें और कितने लोगों के पैसे वापस करने हैं? मेरी जान, अब सिर्फ सलीम और आमिर का कर्जा बाकी रह गया। और ये अचानक तुम रोने क्यों लगी? आकिब, अगर तुम्हारे ये दोस्त हमारी पहले ही मदद कर देते ना, तो आज हमारी औलाद हमारी आंखों के सामने होती, हमारे पास होती। शायद खुदा को यही मंजूर था, और अगर वो जिंदा होता तो शायद हमारे हालात ऐसे ना होते। तुम उन लोगों के पैसे उनकर मुंह पर मार के आओ। हाँ, जल्द उन दोनों को भी कर्जा वापस कर दूंगा। आकिब, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब हमारे नसीब में अब औलाद नहीं है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? हैं? उसके देर जरूर है पर अंधेर नहीं, और देखना वो एक दिन हमें जरूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब माँ नहीं बन सकूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है शमसा? क्योंकि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब उसकी नजर में तो गलत ही है ना। अच्छा तुम उदास मत हो, मैं कल ही तुम्हें किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारा चेकअप करवाऊंगा। दुनिया की जिस दौलत के लिए एक वक्त हम तरस रहे थे, अब वो दौलत तो हमारे पास थी, लेकिन औलाद की दौलत से मैं अब भी महरूम थी। इससे पहले कि आकिब अपने रह जाने वाले दोनों दोस्तों की रकम वापस करता, उसके वो दोस्त खुद ही अपना उधार वापस लेने हमारे घर आ गए। कौन आ गया यार? तुम रुको, मैं देखता हूँ। बड़ी उम्र है तुम दोनों की, बस मैं तुम दोनों को याद कर रहा था। बड़ा आदमी बन गया अब तो, हमें तो भुला ही बैठा है। हाँ भाई, बड़े ठाट बाट हो गए आजकल इसके। अब हमें कहाँ मुंह लगाएगा ये? मुंह ना लगाए यार, बस हमारे उधार पैसे वापस कर दे, फिर जितना जी चाहे ऐश करे। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं इसीलिए तो तुम दोनों को याद कर रहा था।
आओ अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। बैठो 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 यार। शम्सा जरा चाय तो बना दो अच्छी सी। बैठना यार। यार कोई लाठी निकल आई है तेरी, या फिर कोई लंबा ही हाथ मारा है? देख नहीं ना, दिन फिर गए अपने यार के। अरे नहीं यार, बस ऐसा करो तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम लोग की रकम अभी लेकर आता हूँ, ठीक है? कर्जदारों से फारिग हुए तो यह एहसास हुआ कि अब हमारे हाथ खाली हो चुके थे, क्योंकि कई महीनों से हमने कोई काम भी नहीं किया था। अब हम कोई दूसरा काम करना चाह रहे थे जिसमें रिस्क भी कम हो। और फिर एक दिन आकिब का पुराना दोस्त उससे मिलने आया। क्या हुआ साकिब? आगे कुछ सोचा है कि हमें करना क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हेलो। हाँ यार, कामी बात कर रहा हूँ। अरे कामी, बड़े अच्छे मौके पे फोन किया यार तूने। यार बहुत दिन हो गए, तुमने चक्कर नहीं लगाया। हाँ यार, बस अपने कामों में उलझा हुआ था। और तू सुना, सब ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। ऐसा करना यार, अड्डे पे आजा, थोड़ी गपशप हो जाएगी। अच्छा मैं आता हूँ। शम्सा, काम ही है अपना, मैं इससे मिलकर आता हूँ। और जिगर है अपना, जिगर। और यार आज हम जो कुछ भी है ना, सिर्फ उसी की वजह से। तो ठीक है, फिर उसी से मशवरा कर लेना। अरे यार इसीलिए तो उसी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। आकिब के दोस्त कामी का फोन आते ही आकिब उससे मिलने के लिए चला गया। और सुना, तेरा काम कैसे चल रहा है? अरे यार बीवी को डर लगता है, कहती है कि काम को बदलो। क्या मतलब? तू कोई और कारोबार करने का सोच रहा है? अरे नहीं यार, मैं कहाँ कारोबार करूँगा। उसका मतलब है कि हम वही काम करते हैं जो पहले करते थे, स्ट्रीट क्राइम। अच्छा, फिर? लेकिन यार आजकल बड़ा रिस्क है इस काम में, और पुलिस बड़ी होशियार हो गई है। बस इतनी सी बात। मैं तुझे बताता हूँ नया काम। हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चौका है। यार अपनी लाइन में ऐसा कौन सा काम है? बस पर्ची दे के आओ और फ़ोन कॉल का इंतज़ार करो, और जाके अपनी रकम ले आओ। बस इतना सा काम। मैं समझा नहीं यार। आजकल बत्ताखोरी उरूज पे है, और इसमें नोट भी बड़े हैं, और ख़तरा ना होने के बराबर। हाँ यार, कहता तो बिल्कुल ठीक है। और तेरे साथ तो तेरी औरत भी है, कसम से बहुत नोट छापेगा। और जब आकिब ने मुझे बताया तो मुझे ये काम बहुत आसान लगा। फिर हमने प्लानिंग किया और हमारा पहला शिकार एक दुकानदार ही था।
बार खौफ महसूस हुआ, लेकिन चूँकि हम बड़ी बड़ी डकैती की वारदातें कर चुके थे, इसीलिए मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया था। दुकानदार को पर्ची दी और वापस आकिब के साथ बाइक पर अपने घर आ गए। कैसा लगा शम्सा? ये काम तो बहुत ही आसान है, लेकिन आकिब अभी तक उस दुकान वाले की कॉल नहीं आई है। तुमने सिम तो लगाई थी ना? हाँ, सिम तो मैंने आकर फोन में बदल ली थी। आकिब, अगर उस दुकान वाले ने पुलिस को इत्तला कर दी तो? आजकल शहर में टारगेट किलिंग की वारदातें बहुत हो रही हैं। प्रोफेशनल लोग इसी बात का फायदा उठाकर इन्हें मरवा देते हैं। क्या मतलब? अगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो क्या तुम उसे मरवा दोगे? अरे नहीं नहीं यार, ताजिरों और दुकानदारों में इसी बात का तो खौफ बैठ गया है और वो इसी डर की वजह से पुलिस को कुछ बताते नहीं है और भत्ता दे देते हैं। फिर तो ठीक है, लेकिन उस दुकान वाले की अभी तक कॉल नहीं आई है। आ जाएगी, आ जाएगी। हमें भी ठंडा करके खाना चाहिए, गरम गरम में मुंह जल जाता है। ये लो, आ गया फोन। हेलो, आप रकम लेने कब आएंगे अपनी? जब आप बुलाएंगे आ जाएंगे। और हाँ, अगर 1.5 होशियारी की ना तो तू अपनी जान से जाएगा। बेफिक्र रहें, शाम 5 बजे आकर आप अपनी रकम ले लें। चल ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतना आसान काम है, और ये पहली भत्ताखोरी की रकम लेने के लिए हम दूसरे दिन उसकी दुकान पर गए। मैं बड़े इत्मीनान से उस दुकान में गई, अपना हैंडबैग रखा और उसमें से पिस्तौल निकालकर दुकानदार को दिखाया कि अगर उसने कोई भी होशियारी की तो वह यहीं उसे ढेर कर देगी। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की और जो रकम हमने डील की थी वो मेरे हवाले कर दी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये काम इतना आसान है, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। लोग भत्ताखोरी से तंग जरूर थे, लेकिन भत्ता देने पर मजबूर भी थे। मुझे तो भत्ताखोरी का ये काम बहुत ही मज़ेदार लगा। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। फिर वही हुआ जिसका अक्सर मुझे खदशा हुआ करता था कि हम पकड़े जाएंगे, और फिर एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। चल पैसे दे, दे पैसे पूरे है ना? ये इधर उधर क्या देख रहा है? इससे देख, इससे। और अगर नहीं दिए तो याद रखना अपनी जान से जाएगा, समझा? भत्ते की रकम लेके मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ बाइक पर आकर बैठ गई और हम वहां से निकल गए। कुछ देर के बाद एहसास हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है।
पुलिस और हमारे दरमियान में आंख मचोली का खेल शुरू हो गया। इससे पहले कि हम उनकी आंखों में धूल झोंककर भागने की कोशिश करते, उन्होंने हम पर फायर खोल दिया और सीधे गोली आकिब को आकर लगी। बाइक पर आकिब अपना कंट्रोल खो चुका था और गिर गया। आकिब ने मेरे सामने ही अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने मेरे भागने के तमाम रास्तों को बंद करके मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, खुदारा बुरे काम से बचिए, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। खुदा ने आपको जो भी मयस्सर किया है, जो भी अता किया है, उसी में सब्र और शुक्र कीजिए, वरना जिस मुकाम पर मैं हूँ खुदा ना करे कि आप में से कोई हो।